आप सभी का प्रेरणा आयुष में स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो काफी महत्वपूर्ण है, जो सल्तनत काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासकों में से एक, सुल्तानों में से एक अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में आज हम लोग पूरी तरह जानेंगे। जैसा कि मालूम है कि खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा की गई थी 1290 ईस्वी में, किंतु इसके बाद शीघ्र ही अलाउद्दीन खिलजी, जो उसका भतीजा और दामाद भी था, उसने अपने उदार चाचा की हत्या कर राजगद्दी प्राप्त कर ली थी। तो अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में आज पूरी बात हम लोग जानेंगे। जैसा कि मालूम है कि अलाउद्दीन खिलजी जब गद्दी पर आसीन हुआ तो वो समय था 1296 ईस्वी। इस वक्त वो गद्दी पर आसीन हुआ और 20 वर्षों तक इसने शासन किया है। इट मीन्स कि 1316 ईस्वी तक इसका पीरियड है। 1296 से 1316 20 वर्षों तक इसने शासन किया, और शासन जिस प्रकार इसने चलाया तो सल्तनत काल के संपूर्ण शासकों में कह सकते हैं कि ये शीर्ष स्थान रखते हैं। हर तरह की जो भी चीज इन्होंने सल्तनत में लागू की वो काबिले तारीफ है। यद्यपि इन्होंने अपने चाचा यानी अपने सुल्तान की हत्या कर गद्दी प्राप्त की थी, लेकिन इसके बावजूद जन समर्थन उन्हें धीरे धीरे प्राप्त होना आरंभ हुआ और वे सल्तनत के एक प्रसिद्ध शासक के रूप में स्थापित हुए। तो आइए शुरुआती दौर से इनके बारे में हम लोग जानते हैं। जैसा कि पहले आप लोगों ने देखा होगा कि अलाउद्दीन खिलजी जब काड़ा मानिकपुर के सूबेदार थे, वहां के प्रांतपति थे, तो इन्होंने 2 सैन्य अभियान किया था। एक था मध्य प्रदेश में भिलसा का, और दूसरा, ये पहला भिलसा का था और दूसरा था देवगिरी का। राजा रामचंद्र देव का जो क्षेत्र था, इन 2 जगहों पर उन्होंने जो अभियान किया था और इनसे अकूत संपत्ति उसे हाथ लगी थी अलाउद्दीन खिलजी को। लेकिन इस संपत्ति को लूटने के पश्चात, ग्रहण करने के पश्चात वे लौटकर राजधानी दिल्ली नहीं गया था, बल्कि अपने क्षेत्र करामानिकपुर चला गया था। और करामानिकपुर जब वो पहुंचा तो सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी अपने भतीजे और दामाद से मिलने के लिए स्वयं दिल्ली से चलकर आया था, जहां पर अलाउद्दीन ने उनकी हत्या करवाई और खुद अपने आप को सुल्तान घोषित किया। तो ये जो क्रियाकलाप अलाउद्दीन के द्वारा की गई थी, तो जो हत्या होती है जलालुद्दीन की, वो 19 जुलाई 1296 ईस्वी की घटना है, जब वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर खुद को सुल्तान घोषित करता है। तो जब उसने हत्या कर अपने आप को सुल्तान घोषित किया तो वो ये भी जानता था कि प्रजा उसे स्वीकार नहीं करेगी, लेकिन इसके लिए वो पहले से तैयार था। जो धन इन दोनों जगहों से उन्होंने लूटा था, इसका प्रयोग उन्होंने जनता का मुंह बंद करने के लिए किया। जब वो काड़ा मानिकपुर से दिल्ली की ओर प्रस्थान किया तो पूरे मार्ग में जितने भी लोग मिलते गए, जो भी गांव, जो भी बस्तियां थी, वहां पर सोने चांदी और सिक्कों की वो बौछार करता चला गया। यानी धीरे धीरे जन समर्थन इन्हें मिलना आरंभ हुआ। जब वो दिल्ली पहुंचता है तो बाद में उसका विधिवत राज्याभिषेक होता है। वो ठीक 6 महीने के बाद 21 अक्टूबर 1296 ईस्वी को, यानी विधिवत वो डेट है जब वो सुल्तान घोषित किया जाता है, वो तारीख है 21 अक्टूबर 1296 ईस्वी। गद्दी पर जब वो आसीन होता है तो इसके समय में जो भी घटनाएं घटी हैं उसके बारे में हम लोग विस्तृत रूप से जानेंगे, लेकिन थोड़ी सी चर्चा इनके बारे में यहाँ पर ये कर दूं कि जब ये सुल्तान बना तो इसने अपने राजतंत्र या अपने द्वारा स्थापित जो शासन पद्धति, ये पूरी तरह इन्होंने धर्मनिरपेक्ष घोषित किया। पूरे सल्तनत को इसने धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर बनाया। इसने स्पष्ट कहा कि राजनीति और धर्म 2 अलग अलग चीजें हैं और राजनीति में धर्म का प्रवेश नहीं होनी चाहिए। उसने उलेमा वर्ग के प्रभुत्व को पूरी तरह समाप्त किया और पूरी तरह स्वतंत्र रूप से एक शासक के रूप में, एक सफल शासक के रूप में उसने शासन किया। तो आइए समस्त घटनाओं को, जो भी प्रमुख चीजें, उसे हम लोग देखते हुए आगे बढ़ते हैं। बचपन का नाम, जैसा कि आपको पता है कि अलाउद्दीन खिलजी का वो अली गुरसस्प था और वह जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा और रिश्ते में दामाद भी था। इनका जो पिता यानी अलाउद्दीन खिलजी के जो पिता थे शहाबुद्दीन मसूद खिलजी, वो बलबन की सेना में एक पदाधिकारी के पद पर आसीन थे, वो नौकरी करते थे। मसूद खिलजी की आकस्मिक मृत्यु हुई थी और इसके पश्चात उसकी जो देखभाल है उसके चाचा फिरोज खिलजी ने ही की थी। यानी उसका जो बचपन है वो पूरी तरह अपने चाचा फिरोज खिलजी के अधीन ही व्यतीत हुई थी। अब ये भी याद होगा कि अलाउद्दीन ने कैकुवाद और कैमुर्स के उन्मूलन में जिस प्रकार जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने गद्दी हासिल की थी, तो कैकुवाद और कैमुर्स की हत्या भी की थी। तो उन घटनाओं को अगर हम लोग याद करें
तो अलाउद्दीन खिलजी यानी जो गुरशास्प है वो हमेशा अपने चाचा जलालुद्दीन का उन्होंने साथ दिया था। तो कैकुबाद और कैमूर्स के उन्मूलन में, फिर फिरोज खिलजी के राज्यारोहण, जब उनका राज्यारोहण हुआ, राज्याभिषेक हुआ उस वक्त, और मलिक छज्जू का जो विद्रोह कड़ा मानिकपुर में हुआ था, उन समस्त घटनाओं में उसकी भूमिका रही थी। यानी अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के साथ रहते थे। अब यहाँ पे ध्यान रखें कि कड़ा मानिकपुर में मलिक छज्जू के विद्रोह को दबाने के बाद ही अलाउद्दीन खिलजी को वहाँ की सूबेदारी यानी कड़ा मानिकपुर की सूबेदारी सौंपी गई थी। ठीक है ना। और ये जो फैक्ट्स है उसे आप ध्यान में रखते हुए चले। इसी वक्त अमीर ए तुजुक जो प्रबंधक का एक पद है उसे प्रदान किया गया था, यानी अलाउद्दीन खिलजी को प्रदान किया गया था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा। अब उसके समय जो मुख्य सैनिक अभियान जिसकी चर्चा मैंने थोड़ी देर पहले की थी, भिलसा और देवगिरी, याद रखें कि इन दोनों अभियानों से ही अलाउद्दीन ने अकूत संपत्ति ग्रहण की थी, जो बाद में राज्यारोहण के समय उसके काम में आया। अब यहाँ पर जो प्रमुख बातें हैं तो इस पे आप ध्यान दें कि सुल्तान फिरोज खिलजी ने अलाउद्दीन को आरिज़ ममालिक नियुक्त किया था, यानी सेना का प्रधान उसे नियुक्त किया था, और उसे अवध की सूबेदारी भी सौंप दी थी। उसे कड़ा मानिकपुर की सूबेदारी तो मिली ही थी, साथ ही साथ अवध की सूबेदारी भी सौंप दी गई थी। ये दूसरा जो अभियान याद रखिएगा जो देवगिरी के शासक रामचंद्र देव के विरुद्ध हुआ था, इस अभियान में अलाउद्दीन ने सबसे अधिक धन संग्रह किया था, इस शासक से उन्होंने प्राप्त की थी। जैसा कि मालूम है कि मानिकपुर यानी कड़ा मानिकपुर में ही उसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या की, तो वो तारीख 19 जुलाई 1296 ईस्वी है, और उसी वक्त उसने अपने आप को सुल्तान घोषित किया था। अब जब वो कड़ा मानिकपुर से दिल्ली आ रहा था तो रास्ते में यानी दिल्ली की ओर आते समय पूरे रास्ते सोने चांदी और सिक्कों की बौछार करता हुआ आया, यानी आम नागरिकों को वो खुश करता हुआ आया था। वो इस बात को जानता था कि धन में बहुत शक्ति है। अब अलाउद्दीन जब दिल्ली पहुंचा तो ध्यान रहे 21 अक्टूबर 1296 वो तारीख, वो डेट है जब उसका विधिवत राज्याभिषेक होता है, यानी अक्टूबर 1296 में वो विधिवत सल्तनत का सुल्तान बन जाता है। अब यहाँ पर याद रखें कि शासक बनने के पश्चात अलाउद्दीन ने सबसे पहले ये काम किया कि फिरोज खिलजी के पुत्रों का उन्मूलन किया, क्योंकि ये खतरा भविष्य में इनके लिए हो सकता था। इसलिए सबसे पहले इसने ध्यान दिया कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के जो पुत्र थे उनका सफाया किया। ध्यान रहे कि अमीर खुसरो इस वक्त सल्तनत की सेवा दे रहे थे, उसकी मदद से ही सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राजत्व संबंधी सिद्धांत प्रतिपादित किया था। जैसा कि मालूम होगा कि इसके पहले सल्तनत काल में बलबन ने अपना राजत्व संबंधी सिद्धांत प्रतिपादित किया था। कुछ इसी प्रकार की हम जो शासन करने जा रहे हैं वो किस प्रकार का होगा, तो इसमें मदद की थी अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी को, और उसके द्वारा ही यह सिद्धांत प्रतिपादित हुआ था। वो सिद्धांत क्या थी आगे हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार उसने शासन सत्ता को चलाया था। अलाउद्दीन मुसलमान था, वो इस्लाम धर्म का फॉलोवर था, इसलिए उसने खलीफा की सत्ता को तो स्वीकार किया, लेकिन राजनीति में धर्म के प्रवेश को बिल्कुल मनाही कर दी, उसे रोका। इस्लाम धर्म में आस्था रखा, ये लिखी हुई है। राजनीति से उलेमा वर्ग का आधिपत्य पूरी तरह उसने समाप्त किया। एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन खिलजी अपनी शक्ति और अहंकार से वशीभूत होकर कुछ ऐसी योजनाएं बनाने लगा जो हास्यास्पद प्रतीत होती है। उनकी जो पहली योजना थी वो एक नया धर्म, एक नया रिलीजन स्थापित करना चाहता था, ताकि लोग उसे इस प्रकार ही याद रखें जैसे इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हज़रत मोहम्मद को लोग याद रखते हैं। इस बात को दिल्ली के कोतवाल, अलाउल मुल्क उनका नाम है, जो दिल्ली के कोतवाल है, इन्होंने हिम्मत कर साहस कर सुल्तान को समझाया कि धार्मिक मामले इंसानी बुद्धि से नहीं चलाए जा सकते। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हज़रत मोहम्मद साहब ने सिर्फ धर्म की बात की, इसलिए धर्म और राजनीति दो अलग चीज़ें हैं और इंसानी बुद्धि धर्म को संचालित नहीं कर सकती है। तब जाकर सुल्तान को अपनी गलती का एहसास हुआ। इसके पश्चात उसकी जो दूसरी प्रमुख योजना थी वो सिकंदर के समान विश्व विजेता बनना चाहता था। वो अपने आप को सिकंदर सानी या दूसरा सिकंदर भी कहता था। अपने सिक्कों पर उसने अपने नाम के साथ सिकंदर द्वितीय लिखवाना आरंभ कर दिया था। फिर हम लोग देखते हैं कि अलाउल मुल्क जो दिल्ली के कोतवाल है सुल्तान को समझाते हैं। उनका समझाने का तरीका लाजवाब है। सुल्तान को वो कहते हैं, हुजूर सिकंदर का समय वो अलग था और आज का समय ये अलग है। उनके पास एक बुद्धिमान सलाहकार अरस्तु मौजूद थे
दुर्भाग्य से आपके साथ ऐसा कोई नहीं है। जो आपकी अनुपस्थिति में, चूंकि आप विश्व विजेता बनने की सोच रहे हैं, आप देश से बाहर निकलेंगे, तो आपकी अनुपस्थिति में यहां पर राज सत्ता और शासन कौन संभालेगा? तो ये बातें सुल्तान के दिमाग में घर कर गई और उन्होंने इन दोनों योजनाओं को त्याग दिया। अब आगे हम लोग देखें कि सुल्तान ने पूरी शिद्दत से अब ये प्रयास किया कि सल्तनत को व्यवस्थित रूप से कैसे चलाया जाए, अपनी शक्ति को कैसे बढ़ाया जाए। तो उसने राज्य के प्रमुख जो अमीर थे उन्हें आमंत्रित किया, सुझाव मांगा कि राज्य में शांति कैसे व्याप्त हो, अराजक स्थिति बिल्कुल राज्य में ना होने पाए। तो ऐसे क्या कारण है जिसकी वजह से राज्य में विद्रोह पनपते हैं या अशांति होती है? यहां अब इनकी नीति पर हमें ध्यान देनी है कि जो सलाहकारों के माध्यम से इन्हें जानकारी मिली, इसके आधार पर इन्होंने ये तय किया कि वो 4 मुख्य कारण हैं जिसके कारण साम्राज्य में विद्रोह होते हैं, अशांति फैलती है। तो उन कारणों को अगर दूर कर दिया जाए तो राज्य में शांति स्थापित हो सकती है। और ऐसा ही हुआ। जिन लोगों के साथ उन्होंने मशविरा किया, जो सलाह निकलकर सामने आई, उन्होंने 4 कारण बताए कि सुल्तान ने अपनी प्रजा की उपेक्षा की, यानी उस पर ध्यान नहीं दिया है, उनके भले बुरे कार्यों के विषय में जानने की चिंता नहीं की। ये पहला कारण, ये पहला रीजन था जिसकी वजह से विद्रोह या अशांति फैलती है। ये सुल्तान के सामने ये जो निष्कर्ष आया वो उसका पहला था। दूसरा, मद्यपान की सभाओं में लोग राज्य के विरुद्ध षड्यंत्र करते हैं। मद्यपान यानी शराब का जो दौर चलता है, मदिरा का जो महफिल जमती है, तो उस दौरान विद्रोही प्रवृत्ति जन्म लेते हैं, विद्रोह या षड्यंत्र उत्पन्न होते हैं। थर्ड था कि मलिकों के परस्पर एकता, वैवाहिक संबंध और मेल जोल से ऐसे षड्यंत्र रचे जाते हैं, विद्रोह पनपते हैं। नंबर 4, धन, जी हाँ, प्रॉपर्टी, जो एसेट्स हैं वो लोगों को निष्ठाहीन, उदंड और अहंकारी बना देता है। सब बुराइयों की जड़ धन है। तो ये 4 निष्कर्ष पर वे पहुंचते हैं जिसकी वजह से राज्य में अशांति व्याप्त होती है या विद्रोह होते हैं। अब इनके उन्मूलन के लिए ये चीजें ना हो, वो जो प्रयास करते हैं उस पर हमें ध्यान देना है कि वो क्या करते हैं। तो इन कारणों को जानने के बाद अमीर वर्ग के दमन के उन्होंने 4 उपाय किए जिसकी वजह से राज्य में शांति बनी रहे और किसी भी तरह की विद्रोहात्मक प्रवृत्ति जन्म ना लेने पाए। उन्होंने जो फैसला लिया, सर्वप्रथम अमीरों की संपत्ति को जब्त करने की प्राथमिकता दी, प्रायोरिटी दी कि जितने भी अमीर हैं उनकी संपत्ति को जब्त की जाए। नंबर 2, उसने गुप्तचर प्रणाली को संगठित किया। ये ऐसी सशक्त प्रणाली थी जिससे पूरे राज्य में हर वर्ग, खासकर अमीर वर्ग के लोग अपने घरों में भी कांपते थे। नंबर 3, अलाउद्दीन ने पूरी दिल्ली में मद्य निषेध लागू किया, यानी शराब पीने पर, मदिरा के सेवन पर रोक लगा दी, स्वयं भी शराब पीना छोड़ दिया। अमीरों के मद्यपान करने के लिए कठोर दंड दिया, यहां तक कि जुआ खेलने और भांग के सेवन पर भी सुल्तान ने रोक लगा दी। और चौथा, अमीरों के परस्पर यानी एक दूसरे से मेल मिलाप और उनके आनंद समारोहों पर रोक लगा दी। जो फंक्शन किया करते थे किसी भी मुद्दे को लेकर, उन समस्त चीजों पर इन्होंने रोक लगा दी। साथ ही साथ 3 शर्तें भी जोड़ी हैं। उन शर्तों पर ध्यान दीजिए कि अमीर के धन का उत्तराधिकारी सुल्तान होगा, यानी अमीर का जब निधन हो जाएगा तो उसके वारिस उसके पुत्र नहीं होंगे। कोई भी विवाह सुल्तान की आज्ञा के बिना संपन्न नहीं हो सकता। और तीसरा था, अमीरों के बाद उनके पुत्र सुल्तान के दास होंगे। तो ये कुछ ऐसे फरमान थे सुल्तान के जिसकी वजह से पूरे राज्य में शांति व्याप्त रही थी। विद्रोही प्रवृत्ति के लोग इससे इतने डर गए थे कि वो विद्रोह की सोच ही नहीं सकते थे। ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की है। अब आगे देखिए, अमीरों का दमन कर अलाउद्दीन स्वयं को एक दृढ़ निरंकुश शासक बना लिया था, यानी उससे बड़ा अब कोई नहीं है। पूरी तरह डिक्टेटरशिप अब सुल्तान की आरंभ हो चुकी थी। अलाउद्दीन स्वयं को अब एक दृढ़ निरंकुश शासक बना लिया था। ध्यान रहे कि अलाउद्दीन शिक्षित नहीं था, यानी वो अशिक्षित था, किंतु व्यावहारिक ज्ञान की उसमें कमी नहीं थी। बहुत व्यावहारिक व्यक्ति था, कब क्या करना है ये उसे अच्छी तरह मालूम होता था। उसने खलीफा की सत्ता को मान्यता दी, चूंकि वो मुसलमान था, इस्लाम धर्म का फॉलोअर था, इसलिए खलीफा की सत्ता को मान्यता दी, किंतु कभी भी धर्म को राजनीति से ऊपर नहीं समझा। कभी ऐसा स्थान ही नहीं दिया कि धर्म राजनीति से ऊपर। पूरी तरह उन्होंने जो नीति अपनाई वो बिल्कुल सेक्युलर नीति थी। अलाउद्दीन केवल जनहित को अपना कर्तव्य मानता था, अपना राइट भी मानता था, धार्मिक कानूनों के पालन को नहीं। ये उल्लेखनीय है
आगे चर्चा होगी कि अमीर खुसरो और जियाउद्दीन बर्नी सुल्तान को इसी बात को लेकर नायब या खलीफा मानते थे। उनका यह तर्क था कि मैं जन्म से मुसलमान हूं और मेरे पूर्वज कई पीढ़ियों से मुसलमान हैं, मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूं, लेकिन मुझे इतना पता है कि एक सुल्तान के कर्तव्य क्या होते हैं। उसने ये स्पष्ट कहा, खासकर काजी मुगीशुद्दीन से, कि मुझे पता नहीं क़यामत के दिन अल्लाह मुझसे क्या पूछेंगे कि मैंने क्या किया, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं वही कर सकता हूं या करूंगा जो एक सुल्तान को करना चाहिए। पूरी तरह सेकुलर नीति उसने लागू की, हिंदू मुसलमानों में कोई फर्क नहीं किया। जिस प्रकार की उसने शासन सत्ता चलाई वो काफ़ी उल्लेखनीय है। इन्हीं खासियतों की वजह से हमें ध्यान रखना है कुछ चंद जो वर्ड है। खजाइनुल फुतूह जो अमीर खुसरो की एक प्रसिद्ध रचना है, उसमें वो क्या कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में। उन्हें विश्व का सुल्तान, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, युग का विजेता और जनता का चरवाहा, ऐसी पदवियां इन्होंने दी है सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को। दोस्तों, इसके पश्चात मैं इसका नेक्स्ट सेशन या नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी के पीरियड में जो उसकी बाजार व्यवस्था है, उसका जो प्रशासनिक है, उसके बारे में पूरी तरह विस्तार से आपको बताइए।